lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिंग +2 क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की जो हमारी रिवीजन चल रही है। 22 पता नहीं 23 को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और सेक्शन बी के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। डायरेक्टिंग होता क्या है? देखो, हमने प्लानिंग कंप्लीट किया, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग और अब आ गया डायरेक्टिंग। तो स्टाफिंग प्रोसेस में, स्टाफिंग के टाइम पे हमने जितने भी स्टाफ को हायर किया उनको डायरेक्शंस देना, उनको बताना क्या करना है क्या नहीं करना, यही तो डायरेक्टिंग होगा। अभी तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग पढ़ा तो सबका प्रोसेस होता है, राइट। लेकिन डायरेक्टिंग का प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ एक यही फंक्शन है जिसका प्रोसेस नहीं है। कंट्रोलिंग का भी प्रोसेस है। इसके होते हैं 4 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से? सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। सो मीनिंग करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पूरा ऊपर एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग है। सो डायरेक्टिंग होता क्या है? देखो, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से आते हैं, जैसे होटल ओनर है, डायरेक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे काम को करना है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करते हैं कि असाइनमेंट को कैसे करना है। फिल्म डायरेक्टर डायरेक्ट करता है आर्टिस्ट को कैसे एक्ट करना है। तो वो सब क्या है? डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, ठीक है। सो मैनेजमेंट में, डायरेक्टिंग में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये बात समझ आई? इजी, ठीक है। सो मेन फीचर्स क्या है? देखो, करेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग के? मेन फीचर्स है, पहला डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। यहाँ पे आके जब हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे तभी तो लोग काम करना शुरू करेंगे ना। स्टाफिंग तो हमने स्टाफ को लगाया तो उनको डायरेक्शंस देंगे तभी वो अपना काम करेंगे। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप मिडल वाले को डायरेक्ट करेगा, मिडल वाला लोअर लेवल को, लोअर वाला आगे प्लेटफॉर्म एरिया वाले एम्प्लॉयज को क्या करेगा? डायरेक्शंस देगा, राइट। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज हमें पता है इन्वायरमेंट चेंजिंग है तो प्लान्स चेंज होते रहते हैं, काम चेंज होता रहता है, तो हर चीज़ को पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, तो उनको टाइम टू टाइम डायरेक्ट भी तो करना है, एम्प्लॉयज़ को भी तो बताना है, ठीक है। और डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो टॉप लेवल मैनेजर है वो मिडल वाले को, और मिडल वाला लोअर लेवल को डायरेक्शंस देगा। अब लोअर वाला थोड़ी मिडल को डायरेक्शंस दे सकते हैं ये करो ना करो, राइट। तो हमेशा ये टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, कौन? डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो खुद सोचो, क्या बिना डायरेक्शंस दिए, बिना कम्युनिकेट किए, मोटिवेट किए, गाइड किए कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए डायरेक्टिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। जो पीपल है ऑर्गेनाइजेशन में उनको बताते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कैसे काम करना है। इंप्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। अब एक इंप्लॉय वो एक काम कर रहा है तो दूसरे को हम कहेंगे आप ये कर लो। अगर दोनों इंप्लॉय सेम काम करेंगे तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी हो गया, इंप्लॉयज़ की जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो वेस्ट हो गया, राइट। तो इंप्लॉयज़ के एक्शन को इंटीग्रेट भी डायरेक्टिंग करेगा। डायरेक्टिंग गाइड इंप्लॉयज़, ऑब्वियस सी बात है, गाइड करेगा इंप्लॉयज़ को टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड लीडरशिप। इसमें 2 फैक्टर्स मैंने आपको बताया, 4 एलिमेंट्स में से 2 क्या है? मोटिवेशन एंड लीडरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मोटिवेशन के लोग काम नहीं करते, और लीडरशिप के भी, है ना। सो डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग ये भी बताएगा और अपने लोगों को कि हमें इस चेंज की रिक्वायरमेंट है, उसको मोटिवेट करेगा ताकि वो उसको रेजिस्ट ना करे, राइट। तो वो चीज़ें आ जाएंगी। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे कॉपरेशन और कमिटमेंट आएगी, तो वो चीज़ आ गई। समझ आया? सो प्रिंसिपल्स क्या है डायरेक्टिंग के? देखो, हमने जो है फ्यूल के ही 14 प्रिंसिपल्स करने हैं और जो टेलर के 4 हैं। ये डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग कब अच्छा होगा, ठीक है। इफेक्टिव डायरेक्टिंग कब हो सकती है? जब उसमें मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो, सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक दूसरे को, मतलब जो टॉप लेवल वाले हैं वो इंडिविजुअली डायरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाएगी। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी काम हो रहा है वो एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हो रहा है? काम हो रहा है। बात समझ आई? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन को एक से ही डायरेक्शंस मिले। डायरेक्शन की जो टेक्निक है वो सही होनी चाहिए कि हमें कौन से डायरेक्शन टेक्निक, मोटिवेशन की टेक्निक्स पढ़ेंगे, लीडरशिप की टेक्निक्स पढ़ेंगे, कौन सी अपनानी है, राइट। मैनेजरियल की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक एलिमेंट है, बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी यूज करेंगे डायरेक्शंस में। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस करवाए थे, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है।
उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि 100% फॉर्मल यूज़ करेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, तो हमें बीच में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्पेस भी देनी चाहिए। लीडरशिप का स्टाइल कौन सा अपनाना है और उसके बाद लास्ट में उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये क्या है, जब अच्छी डायरेक्टिंग करनी है तो ये फीचर्स उसमें होने ज़रूरी हैं। बात समझ आई। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस जो ज़रूरी है इस चैप्टर में। डायरेक्शन के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 एलिमेंट्स है डायरेक्शन के, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया है। क्या? सुपरवाइज करना। देखो सुपरवाइज क्या होता है, यहीं पे मोटा मोटा समझो। टाइम टू टाइम डेली रूटीन वर्क को चेक करना, ठीक है, सुपरवाइज करना। मोटिवेट क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो अच्छे से काम करें। लीडरशिप क्या होता है, एक पर्सन की क्वालिटी होती है कि वो बाकी लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो है काम करवा सकता है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसफर करना आइडिया फैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ईजी है, बस इसके आगे टाइप्स आ गए, किसी का कुछ आ गया, वो चीज़ फीचर्स वूचर्स है ना, तो वो पढ़ने हमें। मीनिंग सबका यही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे लेट स्टार्ट विथ सुपरविजन। सुपरविजन होता क्या है, कहता देखो सुपरविजन को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला, इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, हमने ये पढ़ा। सेकेंडली, एज अ फंक्शन जो सुपरवाइजर करता है वो भी तो सुपरविजन है, तो नाम तो ये है। सो सुपरविजन डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट है वो क्या है, एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन वो अपने सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज करता है, टाइम टू टाइम चेक करता है, फिर उनको गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करता है, वो चीज़ आ जाएगी। तो वो क्या होता है, सुपरविजन, ठीक है। सो सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सुपरवाइजर। मैनेजरियल पोजीशन होती है उसके ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में। इमीडिएटली वर्कर के ऊपर जो होता है वो होता है सुपरवाइजर, जो टाइम टू टाइम चेक करेगा कि जो वर्क की क्वालिटी है वो अच्छी है, काम पे टाइम पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज़ें, ठीक है। फिर आगे इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्यों ज़रूरी है। देखो आपने सुना होगा प्रिंसिपल मैम राउंड मारने आते हैं टाइम टू टाइम, वो सुपरविजन का पार्ट है। वो चेक करने आते हैं कि स्कूल में सब सही चल रहा है, कोई टीचर बैठ के अपनी वही क्लास तो नहीं मिस कर रहा, कोई बच्चे बाहर तो नहीं फिर रहे, तो वो सुपरविजन होता है। टाइम टू टाइम इंटरवल में चेक करते रहना कि काम सही हो रहा है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन इन वर्कर्स, ठीक है। उसको टाइम टू टाइम जब हम सुपरवाइज करेंगे तो हमें एक्चुअल वर्क का पता लगेगा, ठीक है, जिससे हम जो है रिलेशंस भी अपने सुधार सकते हैं वर्कर्स के साथ। सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट को बताएगा कि ये दिक्कतें आ रही हैं, इनको ग्रीवेंसीज हैंडल करेगा, वो चीज़ें आ जाएंगी। सुपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप यूनिटी बनाने में, ठीक है, क्योंकि उसका कंट्रोल होता है उस चीज़ पे। उसके बाद सुपरवाइजर इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स, काम तो उसका मेन यही है ना, टाइम टू टाइम सुपरवाइज वो करता है इसीलिए। गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, वो प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पता लगती है। सुपरवाइजरी की जो लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्कर को लीड करने में, है ना, उसकी क्वालिटीज़। और गुड सुपरवाइजर एनालिसिस जो है जो वर्क हुआ उसको एनालाइज करेगा और फीडबैक भी देगा वर्कर को, और सजेस्ट करेगा आप और कैसे अच्छे से काम कर सकते हो। सुपरवाइजर का सिर्फ इतना ही पॉइंट था सुपरविजन। मेन है अगले 3 जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और मोटिवेशन की तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 99% चांस है मोटिवेशन की थ्योरी आने के। सो मोटिवेशन होता क्या है, देखो मोटिवेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक पर्सन दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है कि वो और अच्छे से काम करे। बात समझ आई। तो वो चीज़ क्या होता है, मोटिवेशन, ठीक है। सो मोटिवेशन क्या है, एक होता है मोटिव होता है एक डिज़ायर, एक चीज़ जिसके लिए मुझे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, आप लोग इस टाइम पढ़ रहे हो, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो वो क्या है, मोटिव, आपके अच्छे मार्क्स लेना मोटिव है। और उसके लिए आप पढ़ रहे हो तो उसको आपकी डिराइव है, वो क्या है, मोटिवेशन है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको वो, ठीक है। तो वो चीज़, इसको फायर बटर फ्लेम रिलेशनशिप भी कहते हैं, ये मैं करवाऊंगी, ठीक है। सो मोटिवेशन क्या है, मीन्स इंक्रीमेंट, incitement or inducement or act or move in the context of an organization, the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve organization goals, ठीक है। सो सबसे पहले हमें 3 टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, क्या, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। सो मोटिव क्या हुआ, एक ऐसी इनर स्टेट जो हमारी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं। आपके अच्छे मार्क्स लेना आपका मोटिव है, ठीक है। सो मोटिव इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स, ठीक है। मोटिवेशन क्या हुई, वो प्रोसेस जिससे हम लोगों को स्टिमुलेट, अब फॉर एग्जांपल उससे अच्छे नंबर लेने के लिए मैंने आपको क्लास में एक अच्छा लंबा खासा लेक्चर दिया कि बेटा अच्छे नंबर ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पेरेंट्स खुश होंगे, कल को आप ये बन सकते हो, आगे ये कर सकते हो, तो उससे आप क्या हुए, हाँ मुझे काम करना है। तो वो एक प्रोसेस जिससे मैंने आपको स्टिमुलेट किया उस डिजायर्ड गोल को पूरा करने के लिए, वो क्या है, मोटिवेशन, ठीक है। और मोटिवेटर कौन हुआ, मैं, जो पर्सन मोटिवेट कर रहा है, इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल, है ना, वो चीज़ हो गई। लाइक प्ले, बोनस, प्रमोशन, रिकग्नाइजेशन, मैंने लेक्चर मेथड यूज़ किया तो वो क्या, मेरा मोटिवेटर है ना, वो चीज़। सो
फीचर्स क्या है मोटिवेशन के फीचर्स क्या होंगे? पहला, मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, जो अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन है ना, ये चीजें जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स है, जो इंटरनल है, उससे वो लोग मोटिवेट होते हैं। अब बाहर तो हम एक्सटर्नली तो नहीं देख सकते ना कि बंदे को क्या मतलब कैसे मोटिवेट हो रहा है, इंटरनल फीलिंग है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल ले लो कि मैंने आपको अच्छा खासा लेक्चर दिया 30 बच्चों की क्लास में कि बेटा पढ़ो, उसमें से 10 बच्चे तो बहुत अच्छा मोटिवेट हो गए, 20 नहीं हुए, तो मुझे वो रिजल्ट के टाइम पे पता लगेगा, मुझे आपको देख के तो नहीं पता लग गया ना कि हाँ इसकी मोटिवेशन होगी इसकी नहीं हुई। वो एक इंटरनल फीलिंग है, जो बच्चा समझा उसको इंटरनली समझा, राइट, वो चीज़। फिर मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अगर मोटिवेट हुए हैं तो वो अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे, सो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। कैसे? अगर बहुत अच्छी लड़कियां हैं, लाइक होती है ना क्लास में गर्ल्स बहुत अच्छी होती है, वैसे मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, कई लड़के बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो उनको मैं बहुत अच्छे से मतलब कह रही हूँ कि हाँ और पढ़ो बेटा, इससे अच्छे नंबर आ गए तो आप ये कर लोगे आगे, वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिनके बिना पिटाई किए तो वो काम करके ही नहीं आएंगे, तो वो होता है नेगेटिव मोटिवेशन। काम दोनों में करवा रहे हैं, बस उसमें हम नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिवली कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब किसका पार्ट है? पॉजिटिव का। लेकिन अगर मैं करूँ पनिशमेंट का यूज, कि अगर आप काम नहीं करेंगे आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो नेगेटिव मोटिवेट कर रही हूँ मैं आपको, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स या थ्रेटन करना उसको, वो चीजें, ठीक है। और मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट्री एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और एक जगह पे इतने लोग, इतनी अलग अलग, मतलब ये तो है नहीं सारे सेम लोग हैं, हेट्रोजीनियस लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी परसेप्शन, उनके रिएक्शन अलग है, तो सबको मोटिवेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब है। ये बात समझ आई? फिर आता है मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे मोटिवेशन होती है। सबसे पहले तो मोटिवेशन वही पर्सन होगा जिसकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड होगी, कोई भी ऐसा पर्सन, जैसे अब आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है अभी कि मुझे +2 में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, तो आपकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड है, ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए आपको क्या हुई? टेंशन हुई तो आपने ड्राइव्स ढूंढे, मोटिवेट हुए आप, और सर्च बिहेवियर, आपने सोचा ये पढ़ लेता हूँ इतने नंबर आ जाएंगे, पढ़ लिए, काम किया, बिहेवियर किया, नीड सेटिस्फाइड हो गई, अच्छे नंबर आ गए, टेंशन रिड्यूस हो गई, तो यही तो मोटिवेशन है। बात समझ आई? आपकी क्या थी? अनसेटिस्फाइड नीड थी, उससे आपको टेंशन हुई तो आप मोटिवेट हुए, ड्राइव आपके अंदर आई कि हाँ मैं इसको ना पढ़ूंगा यार, मैं कल से मुझे काम करना है, वैसे वो कल कभी नहीं आता तो आज से ठीक है मैं पढ़ूंगा भाई, मुझे ये वाला काम अपने पूरा वो बनाया, क्या नाम है जो हम बनाते हैं, प्लान किया कि मैं ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा, वो बिहेवियर सर्च किया, और फिर आपकी नीड, आप उसको पढ़े, सेटिस्फाइड हुए, नीड रिडक्शन ऑफ टेंशन, इजी। तो यही आपका क्या था? मोटिवेशन का प्रोसेस। और मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मोटिवेशन जो है इंप्रूव करती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, राइट। मोटिवेशन जो है चेंजेस को लाने में हेल्प होती है, क्योंकि जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस लेने आते हैं तो एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा दूर भागते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हमें वो काम आएगा नहीं, हमें निकाल देंगे। लेकिन अगर हम उनको ट्रेन करेंगे, पहले मोटिवेट करेंगे, है ना, तो वर्कर का एटीट्यूड जो है चेंज हो जाएगा, और वो उसको पॉजिटिवली देखेगा कि मेरा ही काम कम होगा अगर ये मशीन आ जाएगी तो, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय हमें छोड़ के भी नहीं जाएगा, जिससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग वगैरह की, और हमारे पास एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ रहेंगे। मोटिवेशन से एब्सेंटिज्म भी कम होगा, मतलब लोग छुट्टियां भी कम मारेंगे, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। मोटिवेशन एक मैनेजर को भी हेल्प करता है ताकि वो स्मूथली जो है चेंजेस ला सके बिना कोई रेजिस्टेंस के, वो पहले वाला पॉइंट आ गया। तो सेम चीज़ें चल रही हैं, इजी समझ आया? अब आप सोचोगे, आपने एक थ्योरी बताई थी, मैंने आपको कहा था कि मोटिवेशन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, जब आप आगे पढ़ोगे फर्दर कॉमर्स की लाइन में तो आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी पढ़ने को मोटिवेशन की, लेकिन +2 लेवल में एक ही थ्योरी पढ़नी है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मोटिवेशन की सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बाकी जो थ्योरीज बनी है इसी के बेस बनी है, तो +2 में आपको यही पढ़ाई जाती है कि तो जैसे मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे रिसर्चर ने स्टडी की मोटिवेशन के लिए और बहुत सारी थ्योरीज थी, राइट। लेकिन एक थे अब्राहम मैस्लो, इनकी जो थ्योरी है वो हमें पढ़नी है। सो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है फंडामेंटल मानी जाती है मोटिवेशन को पढ़ने में। अब्राहम मैस्लो एक बहुत वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर 1943 में, जिसमें उन्होंने मोटिवेशन के बारे में बताया था। इसकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है ह्यूमन नीड्स के ऊपर। वो कहते हैं, मैस्लो क्या कहते हैं, हमारी 5 तरह की नीड्स होती हैं। पहली नीड पूरी होगी, दूसरी की तरफ जाएंगे, दूसरी पूरी होगी, तीसरी पूरी होगी, चौथी, और चौथी पूरी होगी तो हम 5th नीड को पूरा करेंगे। तो ये कहते हैं कि लाइन वाइज नीड्स को पूरा करेंगे। जौन सी नीड एक टाइम पे हमें जरूरी है वो हमें क्या करेगी? ड्राइव, मतलब वो हमें मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, राइट। तो ये चीजें कहते हैं। सो पहली नीड क्या है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। भाई ये फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है, इसका ध्यान रखना। बच्चे इसको साइकोलॉजिकल पढ़ते हैं और साइकोलॉजिकली लिखाते हैं। साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू आवर इंटेलेक्ट, हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। फिजियोलॉजिकल रिलेटेड टू आवर बेसिक नीड्स, जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान,
ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहली नीड जो लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करेगी वो है उसकी फिजियोलॉजी। अब मुझे जॉब करनी है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मुझे पे चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अपना घर चलाना है, लाइक ये जेंट्स में ज़्यादा होता है, राइट। फिर आ जाएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, सेकंड क्या आ जाएगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। तो जब मेरे पास जॉब है, मैं अपना मतलब मेरा सही काम चल रहा है, मैं घर चला रही हूँ अच्छे से, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में क्या आएगा, अब मुझे दो तरह की सिक्योरिटीज चाहिए यहाँ पे। पहला तो एक्सीडेंटल मतलब कहते हैं हम सेफ्टी, तो उसके लिए मैं क्या करवा लूंगी, इंश्योरेंस, जिसको हम ना फिजिकल सेफ्टी कहते हैं। और इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल में आ जाएगा हमारा लाइक एक तो इकोनॉमिकल, जैसे हमारे पास कल को जब मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगी तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो वो चीज़, उसके लिए मेरे पेंशन स्कीम्स एंड ऑल, तो वो चीज़ें किसमें आएंगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके लिए मैं सोचूंगी। जब मेरी ये नीड्स भी पूरी हो जाएंगी तो थर्ड नीड पे मैं आऊँगी, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। इसका मतलब क्या है कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे मेरा फ्रेंड सर्कल हो, सीधी सी बात। इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता, ह्यूमन बीइंग को लोग चाहिए उसके आसपास, ठीक है। सो ये नीड रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर जिस एरिया में मैं जा रही हूँ वहाँ पे एस्टीम, मतलब मेरी रिस्पेक्ट भी तो हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ऑटोनॉमी स्टेटस अच्छा हो मेरा, मुझे अटेंशन मिले, है ना, तो वो चीज़। उसके बाद आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें मैं बेस्ट बनूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगिंग में है कोई, तो उसको बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिले, मैं टीचिंग में तो मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिले, तो ये चीज़ समझ आया। तो 5 नीड्स कौन सी हैं बच्चे, पहली नीड होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक रोटी कपड़ा मकान जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जब हमें वो मिल गई तो हम सेकंड नीड की तरफ आएंगे, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। दो तरह की सिक्योरिटी की बात होती है, फिजिकल जिसमें एक्सीडेंटल डैमेजेस के अगेंस्ट हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और इमोशनल या इकोनॉमिकल जिसमें हम पेंशन फंड्स वगैरह की बात करते हैं। फिर थर्ड आ जाता है मेरा फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल में इज्जत भी हो, ठीक है, एस्टीम नीड्स, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं अपना बेस्ट दूं अपने काम को, बस इतना सा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी मोटिवेशन थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो 1943 में उन्होंने जो पेज पब्लिश किया था उसमें। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो खाना, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में जाती तो वो कैसे पूरी होगी, मुझे बेसिक सैलरी चाहिए। सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स, मुझे चाहिए इनकम की स्टेबिलिटी, तो पेंशन प्लान बनाया मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का, देखा कि कल को मुझे पेंशन देंगे क्या नहीं देंगे, है ना। एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस, तो मुझे फ्रेंडशिप की नीड है कि मुझे लोग जाने, मेरी फ्रेंड्स हों, है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, स्टेटस चाहिए कि थोड़ी सी अटेंशन मुझे मिले, मेरी भी एक वैल्यू है, तो उसके लिए जॉब टाइटल, जो जॉब मैं करती हूँ उसका बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल होगा। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, मैंने बेस्ट दिया अपना, तो जो गोल है उसको मैंने अचीव किया। बात समझ आई। तो ये आपकी है नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो आपको एक करनी है, ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशन में एक और चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन भी बोलते हैं। देखो, दो तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एक फाइनेंस की हेल्प से, एक नॉन फाइनेंस की हेल्प से। जो लोग बिल्कुल एम्प्लॉयज़ होते हैं, बिल्कुल एम्प्लॉयज़ मतलब जो बिल्कुल लोअर लेवल पे हैं, उनको हम फाइनेंशियली मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बेसिकली फाइनेंस के लिए काम कर रहे हैं, राइट। लाइक उनकी बोनस दे दिया कि आप अच्छा काम करोगे आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तो वो चीज़। नॉन फाइनेंशियल में आएंगे जो ऑलरेडी मैनेजमेंट लेवल में है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती हैं, तो उनको हम फॉर एग्जांपल बेस्ट टीचर का अवार्ड निकाल दिया, रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स दे दिए, है ना, वो चीज़ मीटिंग में उसको अच्छा कह दिया, तो वो चीज़ें नॉन फाइनेंशियल में आएंगी, उसका स्टेटस बढ़ा दिया, तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो इसमें क्या है, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम में तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियली पैसे के थ्रू हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और ये बेसिकली लोअर लेवल के लिए होता है। पहला, पे एंड अलाउंसेस, हर एम्प्लॉय को सैलरी जो है उसकी बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव है, जिसमें बेसिक पे, डीए, ये सारे अलाउंसेस आ जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। फिर आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। सेकंड पॉइंट कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको ये उसमें किया था, हमने ये ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में, कि अगर मैं 10 यूनिट बना रही हूँ तो 100 के हिसाब से मुझे 1000 मिलना चाहिए, जिस पर्सन ने 15 यूनिट बनाया उसको 1500 मिलना चाहिए, उसको 500 एक्स्ट्रा मिला 5 यूनिट का, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं कल को मोटिवेट होंगी, है ना, तो वो चीज़। फिर बोनस मिलेगा कि अगर आप काम को इससे अच्छा कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग, कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो आपको इतना % आपको भी मिलेगा, है ना, मतलब एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें कहना। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कंपनी के शेयर्स हमने उनको भी दे दिए, हमने कंपनी के शेयर्स दिए एम्प्लॉयज़ को, उनको भी पता है अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो है ना। और फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना, वही पेंशन फंड वगैरह, वो चीज़ें आ जाएंगी। और परक्यूसाइट्स क्या होते हैं,
लाइक ये इनडायरेक्टली फाइनेंशियल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होता है लाइक लगा लो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एकोमोडेशन, रहने के लिए घर दे दिया, तो ये जो मतलब उनका खर्चा बचा रहे हैं हम। अगर वो हम घर ना देते तो उनको रेंट देना पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना देते तो उनको वेजेस फेयर्स देने पड़ते हैं ना, वो चीज़ें। मेडिकल फैसिलिटी दे दी, हाउसिंग फैसिलिटी, बच्चों के चिल्ड्रन एजुकेशन का पैसा दे दिया, तो ये होते हैं परक्यूसाइड्स। ठीक है, तो ये सारे किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से, जो कि लोअर लेवल के लिए। फिर आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है और बेसिकली हमारे टॉप लेवल के लिए या मिडिल लेवल के लिए आते हैं। कौन से? सबसे पहले स्टेटस, उनका स्टेटस बढ़ा दो, मतलब उनको पोजीशन का जो रैंक है ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा दो, उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड्स, परक्यूसाइड्स, ये सब बढ़ा दो। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट इतना अच्छा रखो कि लोग अपने आप इन्फ्लुएंस हो काम करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो अपने करियर को और बढ़ाने की, है ना। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि जॉब को इस तरह से डिज़ाइन करो कि उसमें ज़्यादा काम कर सके, मतलब वो ज़्यादा वर्क कंटेंट कर सके, हायर लेवल ऑफ नॉलेज का काम दो, उनको ज़्यादा डिसीजन लेने पड़े, ताकि उनको ये फील हो कि हाँ मेरा तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपॉर्चुनिटी देना। एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम, वही बेस्ट एम्प्लॉय निकालना, है ना, वो चीज़ आ जाएगी कि बेस्ट मुझे बनना है, तो वो चीज़ आ गई। जॉब सिक्योरिटी देना कि आपको कोई जॉब से नहीं निकालेगा, परमानेंट हो। ठीक है, तो वो क्या रहेंगे? मोटिवेट रहेंगे। अगर वो उनको यही डर है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो वो कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे। एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन करना, किसमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन करवाना? डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, सो डैट उनको ये लगे कि हाँ हमें तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना। वो चीज़ें आ गई। जॉब को एम्पावर करना, ठीक है, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा पावर देना, उनको फील करना। देखो जॉब एम्पावरमेंट में हमने उसको पीपल को फील करवाया कि उनकी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज़। और जॉब एनरिचमेंट में हमने उसकी अथॉरिटी ही बढ़ा दी, तो वो चीज़ आ जाएगी। ईजी। सो ये था आपका मोटिवेशन। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। सो जैसे मैं मीनिंग क्लियर मैंने पहले ही किया था लीडरशिप का। लीडरशिप क्या होती है? एक क्वालिटी होती है एक पर्सन की, जिससे वो बाकी लोगों से काम निकलवा सकता है, सीधी सी बात। ठीक है, सो लीडरशिप क्या है? कहता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमें यह उनके लीडर्स हम याद रखते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विदाउट बिल गेट्स, रिलायंस इंडस्ट्री विदाउट एम्बियंस, हम ये सब सोच भी नहीं सकते। टाटा विप्रो विदाउट अजिम प्रेम जी। तो ये सब क्या है? ये अच्छे लीडर्स हैं जिनके कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सक्सेसफुल हुई है। तो लीडरशिप क्या होती है? एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो, लीडरशिप इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विद फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये बात समझ आई? सो लीडरशिप के फीचर्स क्या होंगे? लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ये एक पर्सन की एबिलिटी है, एक पावर है, जिससे वो बाकियों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लीडर अपने फॉलोअर से अच्छा दिन को रात, रात को दिन भी कहलवा सकता है, अगर वो अच्छा लीडर है तो। ये हमारे इंडिया में बहुत चलता है, ये बाबा जो लोग चल रहे हैं ये सब यही चलता है। ठीक है, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप किस लिए करते हैं? दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। लीडरशिप इंटीग्रेट्स पर्सनल रिलेशन विद लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, सो लीडरशिप क्या है? हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है? खुद सोचो। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं है तो वो अपने जो बाकी इंप्लॉयज हैं उसको कैसे संभालेगा, है ना। सो लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड मेक्स them to positively contribute their energies into the benefit of the organization. Good leaders always produce good results through the followers. एक लीडर है, पर्सनल रिलेशन मेंटेन करेगा फॉलोअर के साथ, जो उनकी खुद की नीड्स पूरी करेगा, है ना। जो एम्प्लॉय हैं वो भी पॉजिटिवली फील करेंगे कि हाँ इनको हमारी भी टेंशन है, हमारी फैमिली वाली फील आएगी इनको, राइट। लीडर प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। जो चेंजेस लेके आने हैं उसको भी लीडरशिप की क्वालिटी है, जिससे वो उसको मोटिवेट कर सकता है, उनको बता सकता है कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप ही का काम कम होगा। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने में भी। ठीक है, लीडर हैंडल्स कन्फ्लिक्ट। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाएगा किसी में भी, चाहे वो मैनेजर और उसके वो हों, एम्प्लॉयज़ हों या एम्प्लॉयज़ का आपस में कोई भी कन्फ्लिक्ट आएगा, तो जो गुड लीडर है वो हमेशा क्या करेगा? उसको अच्छे से हैंडल करने की उसके पास एबिलिटी होगी। अ गुड लीडर ऑलवेज अलाउज हिज फॉलोअर्स टू वेंटिलेट देयर फीलिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट बट परस्यूड्स देम बाय गिविंग सुइटेबल क्लैरिफिकेशन। जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा अलाउड करता है कि आप अपनी शिकायतें मुझे बताओ, तभी तो वो अच्छा लीडर कहलाएगा ना। तभी तो जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको मानेंगे ना कि हाँ भाई अच्छा पर्सन है, हमें इसकी बात माननी है, राइट। तो वो चीज़ की गुड रिलेशंस बनाने हम एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, और फिर लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स। गुड लीडर ऑलवेज बिल्ड हिज सक्सेसर एंड हेल्प्स इन स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। इजी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो है लीडरशिप स्टाइल। 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फ्री। यहीं से क्लियर कर लो। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? लीडर होगा, उसके फॉलोअर्स होंगे, सारी पावर किसके हाथ में है? लीडर के हाथ में। मेन कौन है?
लीडर, और ये सिर्फ इसकी बात मानेंगे, इनको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, ये इससे डरते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, लीडर होगा, फॉलोअर भी होंगे, लेकिन यहाँ पे लीडर फॉलोअर को भी बात बताएगा और फॉलोअर भी लीडर को बात बताएंगे, मतलब दे डिस्कस विद ईच अदर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये डिस्कस करेंगे और जो बेस्ट वन इनको लगेगा वो इसको क्या है, वो उसको इनिशिएट करेंगे, राइट। तो वो चीज़। और ऑटोक्रेटिक में मैनेजर डिसीजन लेगा, एम्प्लॉयज़ पे थोप देगा कि ये करना है, उनसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक में उनकी सलाह ली जाएगी। और लेजर्स फ्री, भाई साहब ये तो अलग ही लेवल का है। लेजर्स फ्री, लेजर्स फ्री में लीडर घर पे बैठा है, फॉलोअर अपने आप काम कर रहे हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको ना डिस्कस बीच में आना पड़े, ये बीच में भी नहीं आएगा। फॉलोअर्स इतने एक्सपीरियंस है कि वो खुद अपना काम कर सकते हैं, उनको लीडर की ज़रूरत ही नहीं है। वो होता है लेजर्स फेयर स्टाइल कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ पे पूरा भरोसा है, वो बढ़िया काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। उसके बाद है ऑटोक्रेटिक, और इसी को हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल इसी को कहते हैं, ठीक है। सो एक ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि लीडर फॉलोअर की बात नहीं सुनेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, ठीक है, ये बहुत स्ट्रिक्ट वाला लीडर है। सो ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर्स। अगर एक मैनेजर ये स्टाइल फॉलो कर रहा है तो कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होगा सबऑर्डिनेट के साथ, मतलब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, बस उनको जो कमांड दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उनको काम करना है, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। सो दिस लीडर इज डॉगमेटिक, दैट इज डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, ये भी नहीं चाहता कि मुझे सामने से कोई कुछ जवाब दे कि नहीं सर आप यहाँ पे गलत हो, ठीक है। ये इस एजम्पशन में काम करता है कि जो रिवार्ड या पनिशमेंट दोनों ही डिपेंड करेगा रिजल्ट पे, जो बंदा बढ़िया काम करेगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा और जो गलत काम करेगा उसको पनिशमेंट भी दूंगा, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट्री एरिया में ज़्यादा चलता है, जहाँ पे प्रोडक्शन टाइम वगैरह पे करवानी ज़रूरी है, क्विक डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। फिर आ गया डेमोक्रेटिक, जिसको हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं। इसमें अब क्या आ गया, टू वे कम्युनिकेशन आ गया। एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट। वो है ना, सुनो सबकी करो अपनी, मतलब कंसल्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके ऊपर भी सब नहीं छोड़ेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, उनको इनकरेज किया जाएगा कि पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में। ये ज़्यादा कॉमन है आजकल, क्योंकि लीडर्स जो रिकॉग्नाइज करते हैं पीपल को कि वो अपना बेस्ट तभी देंगे अगर उनके खुद के ऑब्जेक्टिव भी बीच में इंक्लूड करेंगे, तो है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी, सबको रिस्पेक्ट देना, वो वाली बात आ जाती है। और फिर आ गया लेजर्स फेयर, भाई ये वाला मैंने आपको बताया, फ्री राइन लीडर भी इसी को कहते हैं, नाम याद रखना, लेजर्स फेयर और फ्री राइन। एक लीडर जो बिलीव ही नहीं करता अपनी पावर को यूज़ करने के लिए, अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। फॉलोअर्स को हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाती है कि अपने ऑब्जेक्टिव खुद करो, खुद काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ जाएगी ये बीच में इंक्लूड होगा ही नहीं। समझ आया, 3 तरह के क्या थे लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर्स फेयर, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ एलिमेंट हमारे डायरेक्टिंग का, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं होता आजकल। सो कम्युनिकेशन एक आर्ट होती है, क्या, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडिया, फिगर्स, ठीक है, थिंकिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक वर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग, ज़रूरी है। अगर मैं बोली जा रही हूँ और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। सामने वाले को समझ आया, उसने मुझे फीडबैक दी, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन plays a key role in the success of a manager. How much professional knowledge and intelligence a manager possess becomes immaterial अगर वो communicate ही नहीं कर पा रहा, उसको जितनी मर्जी नॉलेज है लेकिन अगर वो communicate ही नहीं कर पा रहा अपने subordinates के साथ, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बना पा रहा, तो obvious सी बात है वो सब वेस्ट है। सो डायरेक्टिंग एबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर मेनली डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन स्किल, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज emphasizes on improving communication skills among managers as well as एम्प्लॉयज़। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ आई। कम्युनिकेशन का जो वर्ड है ये कम्युनिस्ट से निकला था, ठीक है, लेटिन वर्ड था कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना बीच में। तो सो इट इज़ अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट, फीलिंग बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये बताया ना मैंने आपको, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या आएंगे, प्रोसेस आ जाए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आ जाए, यही है। और एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले होगा सेंडर। सेंडर, जैसे मैं इस टाइम पे अपना मैसेज सेंड कर रही हूँ, सो वो पर्सन जो कन्वे करेगा अपने थॉट्स और आइडियाज़ टू द रिसीवर, ठीक है, वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखेगा। फिर आएगा मैसेज, मुझे आपको मैसेज क्या देना है, मुझे ये पढ़ाना है, तो कंटेंट ऑफ आइडिया, फीलिंग, सजेशन, मुझे क्या बताना है, उस मैसेज को जब मैं वर्ड्स, गेस्चर्स में इंक्लूड कर दूंगी, वो एनकोडिंग, अब मेरे मन में चल रहा है कि मुझे आपको ये चैप्टर करवाना है, उसके अकॉर्डिंग जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, गेस्चर्स यूज़ करती हूँ, लाइक मैं, है ना, कोई बॉडी लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, तो वो सारे किस में आएंगे, एनकोडिंग में, ठीक है। फिर मुझे एनकोडिंग मैंने किया तो मैंने मीडिया देखना है, मीडिया अब जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन कॉल, इंटरनेट के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है,
मीडिया के थ्रू मैंने आपको बताया। अब आप लोग क्या कर रहे हो, उसको डिकोड कर रहे हो। मैंने जो वर्ड्स बोले उसको समझना, कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर, ठीक है, उसको समझना क्या है, डिकोड करना। और फिर आप क्या हुए, रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। आप मुझे फीडबैक दोगे कि आपको कैसा समझ आया। और बीच में एक पॉइंट होता है नॉइस का। नॉइस मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट बीच में बंद हो गया, बफरिंग हो रही है, ठीक है, पीछे से शोर आ रहा है बहुत, या मेरे पीछे से बहुत शोर आ रहा है, आवाज़ नहीं सही जा रही, तो ये जो बीच में बैरियर्स आते हैं इसको हम कहते हैं नॉइस, हाइड्रेंसिस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन और हाइड्रेंस टू कम्युनिकेशन। ये बात समझ आया। ये किसकी वजह से हो सकता है, सिंबल्स अच्छे नहीं है, फॉल्टी इनकोडिंग है, टेलीफोन का कनेक्शन सही नहीं था, रिसीवर इनिशिएटिव इनअटेंटिव है, सुन ही नहीं रहे, कई बच्चे होते हैं ना क्लास में खोए होते हैं, फॉल्टी डिकोडिंग, मैंने कहा कुछ और वो समझ कुछ और गए, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी सारी किसमें, नॉइस में। समझ आया। सो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इसका, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो सेंडर मैसेज को करेगा, मैसेज को क्या करेगा, इनकोड करेगा, तो मीडिया के थ्रू भेजेगा, फिर जो रिसीवर है उसको डिकोड करेगा और रिसीवर को मिल जाएगा, और फिर ये बाद में क्या गई, फीडबैक गई किसके पास, सेंडर के पास, और बीच में क्या आएगी, नॉइस। ठीक है, इजी इजी है ना, बिल्कुल। फिर आता है इंपॉर्टेंस, हो गई थी ये, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, आप खुद सोचो, ये तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, नॉर्मल लाइफ में भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला, एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन से तो कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, बताएंगे ना आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। बिना कम्युनिकेशन के गोल्स कैसे अचीव होंगे, राइट। स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मूथली अगर हमें काम करना है, सबको पता हो कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या पावर है, मेरी लिमिट्स क्या है, वो चीज़ें कैसे पता लगी, कम्युनिकेशन के थ्रू। डिसीजन मेकिंग के लिए एक्ट करता है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नीडेड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी मुझे डिसीजन मेकिंग में मुझे अल्टरनेटिव्स चाहिए, उसमें से बेस्ट वन को मैं चूज़ करूँगी, वही था ना डिसीजन मेकिंग, तो वो कहाँ से मिलेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू। इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी तो इंक्रीज करता है। क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस होते हैं मैनेजरियल फंक्शन की, ठीक है। गोल्स वगैरह, टारगेट्स वगैरह बताना, इश्यूज बताना, फिर उनको जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना, तो ये सारा किसमें, कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर रहे हैं। और कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल पीस भी किसी से बनता है, हमारे कम्युनिकेशन से। इफेक्टिव लीडरशिप, लीडर भी कौन बढ़िया होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। मैं अपने पीछे तभी लोगों को लगाऊंगी ना, अगर मेरे पास बहुत पावर है बोलने की। अगर मुझे बोलना भी नहीं आ रहा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग मेरी सुनेंगे ही क्यों। तो लीडरशिप में भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है कौन, कम्युनिकेशन। मोटिवेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। अब मैंने तुम्हें कल ही बताया था, सॉरी इसी क्लास में मोटिवेशन किया, राइट। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मोटिवेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक लेक्चर दिया बहुत अच्छा खासा, ये होता है नॉर्मल स्कूल में, टीचर आपको बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छे नंबर आएंगे, आगे ये होगा वो होगा, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा मोटिवेट हो जाते हैं, तो कम्युनिकेट किया ना मैंने, तो वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। फिर आते हैं दो तरह के कम्युनिकेशन, ये बहुत इजी है वैसे, इसमें कुछ खास है नहीं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, जो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन और हायरार्की, याद रखना हायरार्की के बेस पे चलेगा। स्केलर चेन पढ़ा है ना, ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से, डी डायरेक्ट ए से बात या ए डायरेक्ट डी से बात नहीं कर सकता। और इनफॉर्मल क्या है, फ्रेंडली रिलेशन वाला, ए बी सी डी आपस में कोई भी कैसे भी बात कर सकता है विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशन, तो वो क्या था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं आगे, पहला चेन मेथड में क्या है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को बताया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, यही पढ़ते हैं हम नॉर्मली सिंगल चेन मेथड। फिर एक होता है व्हील मेथड। व्हील मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, व्हील के अंदर एक और था, सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, राइट, ये ना थोड़ा इस यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक चीज़ आएगी, यहाँ पे एक और सर्कल आएगा बेटा, यहाँ पे ये कर लेना डायग्राम में से, यहाँ पे एक और सर्कल आएगा, यहाँ पे बन ही नहीं रहा, हाँ यहाँ पे, ये जो होगा वो हमारा होगा सबऑर्डिनेट, ये ध्यान में रखना, ये हमारा है सबऑर्डिनेट, और ये बाकी लोग इससे जुड़े हैं, ये लोग आपस में नहीं जुड़े हुए। एक सुपीरियर होगा, एक सुपीरियर होगा, वो बाकी लोगों को क्या देगा, ऑर्डर देगा, ये फॉर्मल का पार्ट होता है, ठीक है। फिर आता है सर्कुलर क्या होता है, एक सेकेंड को, सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर का मतलब क्या है कि ये सर्कल में आपस में जुड़े हुए हैं, लाइक ए है वो बी और सी के साथ जुड़ा हुआ है, बी ए और डी के साथ जुड़ा हुआ है, डी इन दोनों के साथ, मतलब दो के साथ हम जुड़े हुए हैं। फ्री फ्लो में क्या होता है, कोई भी किसी के साथ भी बात कर सकता है, देखो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अलाउड है, ये इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, है ना, सबके साथ। और इन्वर्टेड वी क्या होता है, इन्वर्टेड वी होता है जब एक जो पर्सन है वो सबके साथ बात कर सकता है, लाइक ये है, ये सबके साथ बात कर सकता है, ये इन दोनों सबके साथ बात कर सकता है, ये भी, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे तीन लोग साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन वो सबके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो देखो नाम क्लियर करो इसका, पहले तो सिंगल चेन क्या था,
सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। व्हील में क्या था, सारे सबॉर्डिनेट वन सुपीरियर के अंडर होंगे जो आपस में बात नहीं करेंगे। सर्कुलर में वो सर्कल में मूव करेंगे, ठीक है, अपने जो साथ वाले लोग हैं सिर्फ उनसे बात कर सकते हैं। फ्री फ्लो में कोई भी किसी के साथ भी बात कर सकता है। इन्वर्टेड वी में जो अलाउड है सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट करने के लिए इमीडिएट सुपीरियर के साथ और उसके भी सुपीरियर के साथ, ए बी से, बी और बी सी से भी बात कर सकता है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ फॉर्मल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड होते हैं कि आप ऐसे बात कर सकते हो। फिर आता है इनफॉर्मल। देखो इनफॉर्मल से याद रखना ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा बनाते हैं ना हम छोटे बच्चों की कॉपी में, ये पता ही नहीं कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, राइट। तो वैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसे पता ही नहीं लगता बात कहाँ से शुरू हुई है, किसने कही है, कहाँ खत्म हुई है। वही चीज़ देखो वो आ गया ना सेम ग्रेप वाइन वर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो बिना कोई रूल्स रेगुलेशन के जो है ले सकते हैं, कोई भी पाथ में वो चल सकता है। इसमें पहला आएगा स्ट्रेट सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को बताया, बी ने आगे सी को बता दिया, सी ने आगे डी को, डी ने ई को बता दिया, ठीक है। गॉसिप चेन, गॉसिप चेन में क्या होता है, जैसे वो गलियों में एक आंटी बैठी है, वो आंटी सबको बात बता रही है, ये इंपॉर्टेंट आंटी है जो सबको बात बता रही है, मतलब एक बात बता रहा है सबको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बाय चांस, चांस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने इसको बता दिया, इसने इसको ना बताकर इसको बताया, मतलब प्रोबेबिलिटी आगे किसी को बता दिया किसी को नहीं बताया, कोई मतलब जरूरी नहीं कि मैंने आपको ही बताना है, ठीक है। फिर आता है क्लस्टर। क्लस्टर होता है ग्रुप वाइज, किसने अपने ग्रुप को बता दिया, दूसरे बेचारे रह गए, वो चीज़, ठीक है। समझ आया, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, टेंशन मत लेना इतनी। फिर आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये करना है जो करने वाली चीज़ है, ठीक है। कम्युनिकेशन के बैरियर्स की अगर बात करूं तो क्या रुकावटें आती हैं, हमने नॉइस पढ़ा, तो क्या रुकावटें आती हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है हमारा माइंडसेट, ठीक है। लैंग्वेज आ जाएगा इसमें, मुझे लगता है, हाँ सॉरी इसमें आएगा लैंग्वेज। सिमेंटिक क्या है, लैंग्वेज की एक ब्रांच होती है सिमेंटिक बैरियर्स। ये सिमेंटिक बैरियर्स आर कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। मतलब हमने क्या किया, वर्ड्स को या तो एनकोड गलत किया, डिकोड गलत किया, मतलब समझा गलत गया, जो वर्ड्स है उसका सही मीनिंग नहीं समझा गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे किया तो आपने हाँ समझ लिया, जब मैं आपको कहती हूँ कि बताऊंगी रुको, ठीक है, वो चीज़। सो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कई बार मैसेज ही सही एक्सप्रेस नहीं किया, सेंडर की गलती है, कोई ऐसा सिंबल यूज कर दिया जो डिफरेंट मीनिंग है उसके, ठीक है, वो चीज़ हो गई। तो इस, या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन, रिसीवर ने गलत ट्रांसलेट कर लिया। अब एक वर्ड के कितने मीनिंग है ना, इंग्लिश में वो चीज़ आ जाएगी, उसको हिंदी में उसने गलत समझ लिया। अजम्पशंस अनक्लैरिफाइड है, मैं सोच के चलती हूँ कि तुम्हें ये चीज़ आती है, ऑलरेडी बेस क्लियर है और तुम्हें आती नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर है। टेक्निकल जार्गन आ जाएगा, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फ़ोन पे बात कर रहे थे और बीच में आवाज़ ही कट गई तो आधी बात समझी वो गलत समझी गई। बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर डिकोडिंग गलत कर लिया, हर मूवमेंट का सेम मतलब नहीं होता, मेरे लिए उसका मतलब कोई और है, आपके लिए कुछ और है ना, वो चीज़। फिर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है रिलेटेड टू माइंडसेट। अब एम्प्लॉय सोचता है कि मैं सर से बात करूंगा बॉस से, तो उसको लगेगा इसको तो कुछ भी नहीं आता, है ना, और मैनेजर सोचता है कि अगर मैंने इसको कुछ करवाया तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे आ जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, हो सकता है मेरे से अच्छा काम कर ले, तो ट्रस्ट नहीं है। तो इसमें क्या आएंगे, साइकोलॉजी। सबसे पहले प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ये बहुत बार क्लास में भी होता है, टीचर कुछ बोलने लगता है, बच्चे पहले बोल देते हैं सर ऐसे ऐसे ऐसे, आपने पूरी बात नहीं सुनी। कई बार क्या होता है, रिसीवर पूरी बात बिना सुने उसको पहले ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पे आधी अधूरी बात पे समझ लेता है, तो वो भी तो गलत है, हो सकता है उसने सही मैसेज ना समझाओ, है ना। अटेंशन, वो अपनी दुनिया में खो रहा है रिसीवर, ठीक है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कोई बात याद ही नहीं रही बीच में एक आधा वर्ड तो नहीं उसको समझ आया ये क्या बोल रहे हैं। और डिस्ट्रस्ट, मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था कि मैनेजर और जो अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है वो एक दूसरे पर अगर ट्रस्ट नहीं करते तो, ठीक है। तो ये सारे किसके आएंगे, साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है कि अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हर मैसेज रिटर्न में ही जाएगा, तो शाम तक तो वो रिटर्न में साइन ही होते रह जाएंगे नोटिस वाले रजिस्टर पे, वो जब तक काम होना था तब तक तो वो पहुंचा ही नहीं लोगों के पास, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। स्टेटस, सुपीरियर अपने स्टेटस को लेके चलता है कि नहीं मेरा स्टेटस ये है कि मैं उससे बात क्यों करूँ, है ना, वो आके मेरे से बात करे, सबॉर्डिनेट आके मेरे से बात करे। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, या ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें दिक्कत करती हैं। और फिर आते हैं कुछ पर्सनल बैरियर्स, जो ये पर्सनल लेवल पे होते हैं, सुपीरियर या सबॉर्डिनेट के, राइट। पहला, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मैनेजर सोचता है कि नहीं अगर ये आगे निकल गया मेरे से तो मेरी अथॉरिटी चली जाएगी। सुपीरियर को सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, उसको ट्रस्ट ही नहीं है उस पर, वो खुद ही बात नहीं करता चाहता, अनविलिंगनेस है या इंसेंटिव्स नहीं है बात करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तो था क्या रीजंस होते हैं कि क्यों कम्युनिकेशन सही से जो मैंने बात बताई क्यों नहीं पहुँच पाई,
ठीक है, तो इसको अब ठीक कैसे करेंगे? तो जो ऊपर गलतियां की हैं उसको ठीक कर लो तो अपने आप नहीं इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आइडियाज का बात करने से पहले ही आइडिया क्लियर कर दो कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, रिसीवर के नीड के अकॉर्डिंग बोलो, जरूर जो वो सुनना चाहता है। अब मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल +2 क्लास बिजनेस की क्लास में जाकर मैं साइकोलॉजी पढ़ाने लग जाऊँ, तुम्हारे पास बिजनेस का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं है, तुम सुनोगे? कभी नहीं सुनोगे, तुम्हें जरूरत ही क्या है? ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर बोलो। ठीक है, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, लोगों से पहले आइडिया लो प्रीमेच्योर कि हाँ उनको क्या पता है इस चीज़ के बारे में, फिर उस लेवल आपको पता लग जाएगा कि उसका लेवल क्या है, कि उसको सही आता है या उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो जीरो से स्टार्ट करना है वो चीज़। अपनी लैंग्वेज, टोन, मैसेज का कंटेंट, इस बारे में ध्यान रखो, राइट। उसके बाद कन्वे करो थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू ऑफ लिसनर के अकॉर्डिंग। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, लोगों से फीडबैक भी लो, ताकि है ना, होता है ना क्लास में अगर मैं पढ़ाई जा रही हूँ कोई टीचर, तो बच्चे नहीं सुनते, अगर मैं बीच बीच में क्वेश्चन करती हूँ तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि हाँ मैम फीडबैक मांगेंगे, मतलब मैम कुछ भी पूछ सकते हैं बीच में। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल फॉर फ्यूचर एंड फॉलो अप कम्युनिकेशन, टाइम टू टाइम उसको फॉलो अप करो, मतलब उसको कंटिन्यू करो। ये थे हमारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो बस एनसीईआरटी क्वेश्चंस रह गए हमारे, फटाफट कर लेते हैं कंप्लीट और ये चैप्टर भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ग्रेप वाइन वाला भी बताया जिसकी स्टार्टिंग एंडिंग नहीं पता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज ऑब्सोल्युटली एसेंशियल। फटाफट बताओ, 3 तरह की पावर की थी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फ्री। तो जब तक जरूरी नहीं है वो बीच में लीडर की पावर का यूज नहीं करेगा। कौन? लेजर स्फीयर वाला, है ना। विच एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड, सिंबल, गेस्चर, एनकोडिंग। ये किया। The workers always try to show their inability when any work is given to them. They are always unwilling to take up any kind of work due to sudden rise in the demand of a firm wants to meet excess order. सुपरवाइजर को डिफिकल्ट हो रहा है कि सिचुएशन के साथ वो नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है? मोटिवेशन, मतलब उनको डिफिकल्टी हो रही है कि वो अपनी इनएबिलिटी को बता नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। सिमेंटिक बैरियर्स, ये लैंग्वेज बैरियर अभी करवाए। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम अभी करके आए। ठीक है, ग्रेप वाइन नेटवर्क अभी किया हमने, एक गॉसिप वाली आंटी बैठी थी, एक सिंगल स्टैंडर्ड था, एक प्रोबेबिलिटी वाला था, है ना। डायरेक्टिंग के 3 प्रिंसिपल्स, अच्छी डायरेक्टिंग कब होगी हमने कर लिया ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द डिपार्टमेंटल मैनेजर इज इनफ्लेक्सिबल एंड वंस ही टेक्स अ डिसीजन ही डज नॉट लाइक टू कॉन्ट्राडिक्टेड। अभी ये वर्ड पढ़ा है हमने, कोई मैनेजर अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, बस उसने डिसीजन बता दिया वो काम होना चाहिए, तो ये कौन सा है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और इसी वजह से इसको क्या हो रही है? डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, एक रेप्यूटेड हॉस्टल है, ठीक है, ज्ञान प्रदान, प्रोवाइड्स मेडिकल एड एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो कौन सा इंसेंटिव है ये? देखो मोटिवेशन के 2 थे, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, और चिल्ड्रन की पढ़ाई का खर्चा उठाना भी तो फाइनेंशियल है ना, परक्विसाइट्स वाला पढ़ा था हमने। ठीक है, और इसमें क्या कहा है कि इस तरह के और 2 बताओ, तो फाइनेंशियल वाले और बता दो। ठीक है, वो चीज़। डिस्कस मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कॉमन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये हम करके आए हैं। अच्छा, सजेस्ट मेजर भी हैं, वो भी आ जाएंगे। डिफरेंट फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के जो हमने सोर्सेज पढ़े। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज टेक थिंग्स ईजी एंड फ्री टू अप्रोच एनी वन फॉर माइनर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स। दिस हैज रिजल्टेड इन एवरीवन टॉकिंग टू ईच अदर एंड दस रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसी इन द ऑफिस, जिससे सीक्रेसी वगैरह भी यूज हो रहे हैं। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा है, तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ाओ। ठीक है, इजी, डन चैप्टर। चलो जी, इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.